नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, और जो भी तैयारी कर रहे हैं, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए तैयार किया जा रहा है और सभी वीडियो देखिएगा ताकि जो भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा, सभी में आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि हाँ, मैंने सभी क्वेश्चन को पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस अमेरिकी बुद्धिजीवी ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी? भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 ईस्वी में चल रहा था, तो उस समय के दौर की चर्चा है कि कौन ऐसा अमेरिकी व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति थे जो कि भारतीय स्वतंत्रता की मांग किया था। तो भारतीय स्वतंत्रता की जो मांग किया था वह कौन व्यक्ति थे? तो उस समय जो थे लुई फिशर। ये लुई फिशर जो है, ये व्यक्ति थे। पर्ल बक ये भी थे। ये सभी अमेरिकी नागरिक थे दोस्तों। नॉर्मन थॉमस ये भी अमेरिकी व्यक्ति थे। ये भी स्वतंत्रता चाहते थे। एम एल सुरमैन ये सभी लोग जो है भारत की स्वतंत्रता की मांग किया था दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग उस समय भारत की स्वतंत्रता का मांग किया था, और ये सभी व्यक्ति जो थे अमेरिकी व्यक्ति थे। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में रूबी अबरक पाया जाता है? बिहार के किस जिले में रूबी अबरक पाया जाता है? तो रूबी अबरक जो है नवादा जिला में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? बिहार के किस जिले में रूबी अबरक पाया जाता है? तो नवादा जिला में पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवादा में ही ककोलत जलप्रपात है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। वहीं पर जो है रूबी अबरक का उत्पादन होता है। क्लियर। तो बिहार के किस जिले में रूबी अबरक पाया जाता है? तो नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार है। बिहार में जो सोना का सुरक्षित भंडार है वह कहाँ है? तो सभी लोग जान रहे होंगे कि हाल ही में जो है जमुई जो है भारत का सबसे बड़ा सोना भंडार का जो है पता चला है। तो जमुई हो जाएगा। जबकि पश्चिम चंपारण में भी क्या है? सोना का भंडार सुरक्षित है, अर्थात जमुई और पश्चिम चंपारण हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो बिहार में सोना का सुरक्षित भंडार कहाँ कहाँ है? जमुई में है और पश्चिम चंपारण में है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो भारत में जो कुषाणों की दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। कहाँ थे? मथुरा थी। ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था मुंबई के किस मैदान में पारित हुआ था? तो ग्वालियर टैंक में हुआ था। मुंबई के ग्वालियर टैंक में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, जो कि राज्य सरकार को कानूनी विषय पर जो है परामर्श देती है। क्लियर। उसी प्रकार केंद्र सरकार के जो विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है, उस कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी होता है। क्लियर। तो दोनों याद रखिएगा, बिहार या तो किसी भी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो महाधिवक्ता होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पत्तन पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। तो कालू घाट जो है किस जिला में है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय पत्तन पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्री जो है वो सर्बानंद सोनोवाल है, जो कि बिहार के कालू घाट पर जो है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया था। तो ये घाट जो है
किस जिला में है? तो ये सारण जिला में है दोस्तों, बिहार के सारण जिला में है कालू घाट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या है? कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो है प्रयुक्त जो पदार्थ है वो सिल्वर आयोडाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम अर्धचंद्र में किन देशों को शामिल किया जाता है? स्वर्णिम अर्धचंद्र में किन देशों को शामिल किया जाता है? तो कौन सा देश है? तो ये स्वर्णिम अर्धचंद्र में जो है ईरान आता है। ये बिल्कुल सत्य है। स्वर्णिम अर्धचंद्र में जो है ईरान आता है, पाकिस्तान भी आता है और अफगानिस्तान भी आता है। ये तीनों जो है स्वर्णिम अर्धचंद्र के हिस्सा है। क्लियर। तो ये तीनों हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो स्वर्णिम अर्धचंद्र में जो है किन देशों को शामिल किया गया है? ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 ईस्वी में, अक्टूबर 1951 ईस्वी से फरवरी 1952 ईस्वी के बीच हुआ था। सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में आयोजित किया गया था। इस चुनाव में कुल जो है 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। इस चुनाव में जो है कुल जो राजनीतिक दल भाग लिए थे वो 53 राजनीतिक दल भाग लिए थे। क्लियर। तो कहता है कि इसमें से कितने राष्ट्रीय दल थे? तो इनमें से जो है 14 राष्ट्रीय दल थे। 14 जो थे राष्ट्रीय दल थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का जो आयोजन हुआ था वो गोवा में हुआ था। क्लियर। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी की कुल लंबाई सभी लोग जानते हैं कि 2525 किलोमीटर है, कहीं कहीं 2510 भी लेता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। तो गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन, एक एक कथन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत 1995 में हुआ था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के जो शुरुआत हुआ था वो 1995 ईस्वी में हुआ था। ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। दूसरा है, सत्यमेव जयते का नारा मदन मोहन मालवीय ने दिया था। सत्यमेव जयते का नारा जो दिया था वो कौन दिया था? मदन मोहन मालवीय ने दिया था। ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, सेफ्टी माचिस का आविष्कार लैंड स्टॉर्म ने किया था। सेफ्टी माचिस का आविष्कार जो है लैंड स्टॉर्म ने किया था। ये बिल्कुल किया था दोस्तों। उपयुक्त में से ये तीनों कथन जो है सत्य है। क्लियर। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम्फ्री डेवी हो जाएगा। डेवी लिख दिया है, इसको डेवी कर लीजिएगा। डेवी। हम्फ्री डेवी जो है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था दोस्तों। क्लियर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में सहायक नदियों सहित नदियों की कुल संख्या कितनी है? देखिए बांग्लादेश में जो है कुल नदियों की संख्या की चर्चा कर लिया है तो लगभग जो है 700 नदी है दोस्तों। लगभग में 700 नदी है। याद रखिएगा, बांग्लादेश में जो है सहायक नदियों सहित जो कुल नदी है वो 700, लगभग 700 नदी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की बाव। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की बाव किस नदी के किनारे तट पर स्थित है? तो प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल जो रानी की बाव है जिसको यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल किया गया है वो सरस्वती नदी पर है।
किस नदी पर है? सरस्वती नदी पर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुलिया जलप्रपात राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? चुलिया जलप्रपात राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर है। चुलिया जो है चंबल नदी पर है, ध्यान में रखिएगा। चो से चुलिया और चो से चंबल नदी पर यह अवस्थित है। क्लियर? तो चुलिया जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान में है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल झील रेड लेक कहाँ स्थित है? लाल झील अर्थात रेड लेक जो है कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में है दोस्तों। लाल झील कहाँ पर है? तो अमेरिका में है, ध्यान में रखिएगा। लाल झील कहाँ है? अमेरिका में है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से सत्य कथन कौन है? देखिए, एक एक कथन को हम लोग चर्चा में लाएंगे और प्रत्येक कथन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला कथन है, गंगा नदी। गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है। गंगा नदी जो है बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार में बांट देती है। यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर? गंगा नदी पर जो है बिहार के 12 जिले स्थित है दोस्तों, और बिहार की राजधानी पटना जो है वह गंगा नदी पर अवस्थित है। क्लियर? ये भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा ऑप्शन है, गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब सतलज नदी के तट पर है। गुरुद्वारा जो पतालपुरी साहिब है वह सतलज नदी के तट पर है। यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर हो गया होगा? गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब सतलज नदी के तट पर है। क्लियर? तीसरा है, भारत में जय हिंद पुल क्या है? भारत में जय हिंद पुल कोलकाता में है। जय हिंद पुल जो है, पुल का नाम है, ब्रिज का नाम है जय हिंद पुल। तो कहाँ है ये? कोलकाता में है। यह बिल्कुल सत्य है। तो उपयुक्त में से ये तीनों कथन सत्य है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए जो भी आप बीपीएससी टीचर कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, सभी मेहनत करने के लिए आज से लग जाइए। जो भी आप आने वाला जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसलिए मैं सारा स्ट्रगल को एक साथ ला करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूं, ताकि आपको जो है सुविधाजनक सफलता प्राप्त हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलूथम्पी क्या है? बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो ये केरल में किया था दोस्तों। ये बेलूथम्पी जो थे, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था, जिसका नेतृत्व केरल में हुआ था। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है दोस्तों? तो सिंधु नदी जो प्रवाहित होती है वो लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच होता है। सिंधु नदी जो है वो कहाँ है? लद्दाख और जास्कर से जो श्रेणी है, हिमालय की पर्वत श्रेणियां है, लद्दाख और जास्कर के श्रेणी से ये बीचों बीच जो है सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख और जास्कर श्रेणी हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? कौन सा अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो वह कौन सा अखबार था जो कि पटना से प्रकाशन होता था? इंडियन नेशन था। वो क्या था? इंडियन नेशन हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का संबंध है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का जो संबंध है किससे है? तो एनी बेसेंट से है। एनी बेसेंट के बारे में आप जानते हैं कि एनी बेसेंट जो थे होम रूल लीग को जो है लीड कर रहे थे मद्रास में। जस्ट लाइक होम रूल लीग जो थे महाराष्ट्र में तिलक जी लीड कर रहे थे, उसी प्रकार होम रूल लीग का जो है नेतृत्व मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था। क्लियर? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का जो संबंध है वो एनी बेसेंट से है। एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये भी ध्यान में रखिएगा, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें जो है पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया था, और वो थी कौन थे? एनी बेसेंट थे।
जबकि दूसरी महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थे वो 1925 में क्या था, कानपुर में, जो कि कानपुर अधिवेशन हुआ था, और वो सरोजिनी नायडू अध्यक्षता की थी, और वो प्रथम भारतीय महिला थे। ये भी ध्यान में रखिएगा। यही सब क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन आपको देने के लगता है, तो क्लियर हो गया होगा। तो प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस का अगर पूछ लेगा, कांग्रेस का जो है, तो वो क्या थे, सरोजिनी नायडू थे, जो कि 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। क्लियर। और 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्लियर। तो ये एनी बेसेंट जो थी ये प्रथम महिला अध्यक्ष थे, जबकि सरोजिनी नायडू जो थे वो दूसरी महिला अध्यक्ष थे, लेकिन वह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे। ये भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का जो नेता था वो गंगा नारायण थे। कौन थे? भूमिज विद्रोह का नेता जो थे कौन थे? गंगा नारायण थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। कड़वाहट के लिए जो मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र है? वो पीछे का जो भाग होता है, जीव के जो पीछे का भाग होता है, वो कड़वाहट को महसूस करता है। क्लियर। क्या करता है? पीछे का जो भाग होता है वो कड़वाहट का महसूस करता है। क्वेश्चन भी पूछता है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का जो संवेदनशील क्षेत्र है वो क्या है? पीछे का भाग है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन है? देखिए, मांसपेशी में जो दर्द होता है उसका उपचार करने के लिए कौन सा विकिरण का इस्तेमाल होता है? तो इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मांसपेशियों या जोड़ों का जो दर्द होता है उसमें उपचार के लिए इंफ्रारेड विकिरण का प्रभावी माना जाता है। क्लियर। इंफ्रारेड विकिरण का प्रयोग जो है सभी रडारों में सुदूर तापमान संवेदन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मौसम पूर्वानुमान, लघु दूरी का बेतार संचार आदि में किया जाता है। जो इंफ्रारेड विकिरण का जो उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है? तो देखिएगा, रडारों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है सुदूर तापमान संवेदन के लिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस्तेमाल होता है, मौसम पूर्वानुमान में इस्तेमाल होता है, लघु दूरी का बेतार संचार आदि में किया जाता है। क्लियर। तो इन सभी में जो है इंफ्रारेड विकिरण का इस्तेमाल होता है, जो कि इंफ्रारेड विकिरण का इस्तेमाल मांसपेशियों, जोड़ों के दर्द के उपचार के लिए भी किया जाता है। क्लियर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह जो हुआ था सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। कहां पर हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रमुख नेता जो थे कोल विद्रोह का बुद्धो भगत थे और मदारी महतो थे। क्लियर। और विद्रोह जो हुआ था जो 1831 ईस्वी में हुआ था, ये 1831 से 32 ईस्वी तक चला था, ये जो कि बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह चला था। क्लियर। तो कोल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? बुद्धो भगत एवं मदारी महतो। क्लियर। विद्रोह का समय क्या था? 1831 से 32 ईस्वी के बीच में यह चला था। क्लियर। कहाँ चला था? तो सिंहभूम में चला था। सिंहभूम कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। 1765 ईस्वी में किया था। कब क्या था? 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू किया था। क्लियर। इसके तहत जो है अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रखे थे तथा कर्तव्य जो है भारतीयों पर थोप दिया था।
अधिकार जो है, जितना भी अधिकार था अंग्रेज अपने पास रख लिया, लेकिन जितना भी कर्तव्य होता था सब भारतीयों के ऊपर थोप दिया था। यही था द्विशासन प्रणाली व्यवस्था। इसी द्विशासन प्रणाली व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग आते हैं तो वो क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्विशासन प्रणाली व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। बंगाल के यह पहला गवर्नर जनरल बन के आते हैं, एकमात्र गवर्नर जनरल था जिन पर जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था दोस्तों। तो वारेन हेस्टिंग एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल बने थे जिन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह अंतिम क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में कौन वकील पेश हुए थे। आईएनए का जो मुकदमा हुआ था, मुकदमा चल रहा था, तो आईएनए के मुकदमे के पक्ष में कौन सा वकील पेश हुए थे, तो भोला भाई देसाई हुए थे। कौन हुए थे, भोला भाई देसाई जो है ये खड़ा हुए थे। क्लियर। तो आजाद हिंद फौज के अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरु बख्श सिंह तथा मेजर जनरल शाहनवाज खान पर जो है यह जो मुकदमा चलाया गया था 1945-46 ईस्वी में। संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था, तो दिल्ली में चलाया गया था। क्लियर। जिसमें इनके पक्ष में जो है, किनके पक्ष में, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष में जो है कौन वकील खड़ा हुए थे, तो भोलाभाई देसाई जो है केस लड़ रहे थे। तो क्लियर रखिएगा। 1945-46 में ईस्वी में जो है दिल्ली में जो दिल्ली के लाल किला में जो मुकदमा चलाया गया था आईएनए के खिलाफ, तो उसमें जो है आईएनए के पक्ष में जो है वो कौन वकील लड़े थे केस, तो भोलाभाई देसाई। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। इसी तरह आप जोश और जुनून के साथ एग्जामिनेशन में लगे रहिए दोस्तों, क्योंकि जोश जब तक आपके अंदर नहीं रहेगा तो आपका एग्जामिनेशन की सफलता जो है दूर तक चला जाता है और आप धीरे धीरे पीछे होते चले जाते हैं। इसलिए आपको पीछे नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते जाना है दोस्तों। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।